रेहान के चुप होते ही अयान ने बोलना शुरू कर दिया। अब्बू ठीक ही कह रहा है, पढ़ लिख कर इसने कौन सा तीर मार लेना है, यही झाड़ू पोंछा करना है। और वैसे भी मर्द तो किसी भी उम्र में शादी कर लेता है, लेकिन लड़की की उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए फिर इससे शादी कोई नहीं करता। अब सारी उम्र तो हम नहीं बिठा सकते इसे अपने सर पर। जाहिर है कल को हमारे बीवी बच्चे भी होंगे, इसलिए बेहतर यही है अब जल्द अज जल्द कोई रिश्ता देकर इसको रुखसत करें। अंदर काम करती रिदा की आंखों से निकलते खामोश आंसू इस वक्त तक कोई नहीं देख सकता था। इसके दिल की हालत से सिर्फ इसका रब ही वाकिफ था। अब राशिद ने फिर से बोलना शुरू किया। हाँ बेटा, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में, बस तुम दोनों भी हाँ कर दो तो मैं इनको बुलवा कर बात पक्की करता हूँ। अंदर काम करती रिदा के हाथ साकित हो गए थे। बचपन से लेकर अब तक वो जिस माहौल में रह रही थी, इसे पूरे माहौल ने इसे अंदर तक डरा कर रख दिया था। इसे मर्द जात से खौफ आता था। इस वक्त साकत खड़ी वो यही सोच रही थी कि एक जिंदान से निकलकर मैं दूसरे जिंदान में जाने वाली हूँ। वो अब सारे मर्दों को एक जैसा समझने लगती थी। इन्हीं सोचों में वो गुम थी जब रेहान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। अच्छा अब्बू, अब ये भी बताएं वो बेचारा है कौन जिससे इसकी शादी करने का सोच रहे हैं। अरे बेटा, ये गली की नुक्कड़ पे जो घर है कच्चा सा, इसमें रहता है वो इशफाक। मेरी इससे अच्छी खासी सलाम दुआ है, इसी का बेटा है। अगली गली में दुकान है इसकी, कपड़े सीता है, दर्जी है। इसी ने बात की थी अपने बेटे के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ इनको बुलवा लूँ, तुम दोनों का क्या ख्याल है। आखिर में राशिद ने दोनों की राय मांगी। अब अयान ने बात शुरू की। कौन? वो जो बचपन में ठीक से बात नहीं कर पाता था, हम सब इसे गूंगा बोलते थे। ये कहते ही वो रेहान के हाथ पे ताली मारते हुए हंसने लगा। अरे यार, तो ये मैडम कौन सा बहुत ज्यादा बोलती है, ये भी तकरीबन गूंगी ही हैं। दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। रेहान के बोलते ही दोनों ने कहके लगाने शुरू कर दिए। ये जाने बगैर कि इनकी बातों से किसी का दिल बुरी तरह जख्मी हो रहा था। अगर राशिद दोनों बेटों से ही गलत और अच्छे बुरे की तमीज सिखाता तो ये ना होता, लेकिन यहाँ तो वो भी अपने बेटों के साथ हंसने में मसरूफ था। सारी गलती तो इसी की थी। किचन में खड़ी रिदा अपने आंसू बेदर्दी से हाथ की पुश्त से रगड़े फिर मैं क्यों रो रही हूँ, आज ये सब कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, इसने खुद से ये कहा। और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हमेशा की तरह अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ। बेशक तू खूब वाकिफ है कि क्या मेरे हक में बेहतर है और क्या नहीं। आमीन कहते ही इसने आंसू साफ किए और नाश्ता लिए बाहर आ गई। अभी वो नाश्ता रख के मुड़ी ही थी कि राशिद की आवाज़ ने इसके कदम वापस रोक लिए। आज तुम कॉलेज मत जाना, तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आएंगे आज। रिदा ने कुछ भी कहे बगैर सर हिलाया और वहां से चली गई। इसने हमेशा की तरह ये फैसला भी खामोशी से सुना था। ना किसी ने इसकी राय मांगी थी, ना इसने कुछ कहा, और अगर कहती भी तो किसने इसकी सुननी थी। इशफाक के बेटे के साथ रिश्ता तय हुआ था, रिदा का, जो सिर्फ बाप और दो बेटे थे। बड़ा बेटा जाहिद जिससे रिदा की शादी होने वाली थी, और छोटा बेटा हैदर था जो कि पढ़ रहा था। अभी ये लोग ना तो बहुत ज्यादा अमीर थे और ना बहुत गरीब, लेकिन बाप बेटे पूरे मोहल्ले में अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से मशहूर थे। बहरहाल जुम्मे को रिदा का निकाह तय पा गया। इशफाक साहब ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था कि बस आपने हमें इतनी प्यारी बेटी दे दी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नायला और इसकी अम्मी के साथ जाकर दीदा ने चंद जोड़े और कुछ ज़रूरत का सामान खरीदा था। जुम्मे के दिन बिल्कुल सादगी से रिदा का निकाह हुआ था और वो राशिद के घर से जाहिद के घर आ गई थी। रुखसती के वक़्त भी राशा ने बेटी के सर पर शफ़क़त से हाथ रखने की भी ज़हमत नहीं की थी, और ना ही रिदा को ऐसी कोई खुशफ़हमी थी। बल्कि घर से निकलते वक्त राशिद ने रिदा को ये ज़रूर कहा था, औरत का असल घर शादी के बाद इसके शोहर का घर होता है, वहीं रहना अब वही तुम्हारा घर है। अब इसने साफ लफ्ज़ों में ये बावर करवाया था कि अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वो अपने नए घर आ गई थी, ये सोचते हुए कि एक कैद से निकलकर मैं दूसरे कैद में जा रही हूँ।
आज रिदा और जाहिद की शादी को एक हफ्ता हो चुका था। यहाँ आकर रिदा के सारे खदशात गलत साबित हुए थे। जब वो नायला से कहती थी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, तो नायला हमेशा इसकी बात को रद्द करती थी। आज इसे समझ आ गई थी कि सब मर्द सच में एक जैसे नहीं होते। इशफाक इसे बेटियों से भी बढ़कर प्यार करता। ज़ाहद के इखलाक के बारे में जितना इसने आज तक सुना था, वो इससे कहीं बढ़कर था। इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाला, एक मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो रिदा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये एक नई दुनिया है, ये सब इसके लिए नया ही था। औरत को इज्जत देने वाला घराना, औरत ज़ात से मोहब्बत करने वाले लोग। रिदा बात सुनो। ज़ाहद अभी अभी फजर की नमाज पढ़कर लौटा था और रिदा जाए नमाज लपेट रही थी जब ज़ाहद ने इसे मुखातिब किया। जी बोलें। मैं ये कह रहा था कि तुम नर्सिंग कर रही हो ना। रिदा का दिल एकदम उदास हुआ था क्योंकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। इसकी उदासी इसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। कर रही हूँ नहीं कर रही थी, रिदा ने जवाब दिया। क्यों, क्या तुमने छोड़ दी पढ़ाई? मैंने तो सुना था तुम बहुत लायक हो और तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। जाहद ने हैरत से कहा। छोड़ दी क्योंकि अब शादी हो गई। तो आगे वो खामोश हो गई थी। तो क्या हुआ? कितनी ही लड़कियां हैं जो शादी हो जाने के बाद भी पढ़ती हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब हैरान होने की बारी रिदा की थी। इसने हैरत से देखते हुए जाहा से कहा, क्या मतलब मैं पढ़ सकती हूँ? मुझे तो लगा था आप और बाबा इजाज़त नहीं दोगे, इसलिए मैंने। ये लो, यहाँ तुम इजाज़त ना देने की बात कर रही हो और वहाँ तुम्हारे ससुर जी ने पहले ही मुझे कह दिया था कि इनकी बेटी को नाराज़ करने की या किसी भी काम से रोकने की कोशिश भी करूँगा तो फिर मेरी खैर नहीं है। और अब बीवी के सामने मैं अपने बाप से मार नहीं खा सकता, माजरत। जाहद ने मजाहिया अंदाज में बताया। अच्छा, मतलब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट कर दूँ? आपको कोई एतराज़ नहीं? रिदा ने एक बार फिर पूछा। नहीं, मुझे एतराज़ नहीं, बल्कि खुशी होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दिल लगाकर पढ़ो। और एक बात और, कल से जाना है या परसों से सोच के मुझे बताओ, फिर मैं दुकान पे जाते हुए रोज़ तुम्हें कॉलेज छोड़ दिया करूँगा और वापस भी मैं ही लेकर आऊँगा। ठीक है, अब आ जाओ, आके नाश्ता बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहते ही वो कमरे से बाहर चला गया था, जबकि रिदा की आंखें नम हो गई थी। इसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। बेशक अल्लाह ने इसके लिए बेहतरीन इंसान चुना था। आज रिदा की शादी को 3 माह हो चुके थे। अब राशिद ने अयान और रेहान दोनों से बात करने का सोचा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। अयान के हाथ में लैपटॉप था जिस पर वो कोई काम करने में मसरूफ था, जबकि रेहान किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। राशिद ने बैठते ही बात का आगाज़ किया। बेटा, अब रिदा की शादी हो गई, तो अब तुम दोनों भी शादी के लिए हाँ कर दो। लड़कियां देखने में भी वक्त लगेगा। क्या लड़कियां? कौन सी लड़कियां? रेहान ने हैरान होते हुए कहा। बेटा, तुम दोनों की जिससे शादियां होंगी वो लड़कियां, राशिद ने मुस्कुराते हुए बताया। अरे यार अब्बू, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अब क्या हम घर घर जाके लड़कियां देखेंगे? अब वो आपका ज़माना नहीं रहा। हम दोनों लड़कियां पसंद कर चुके हैं। मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी एक बेटी है, मुझे वो पसंद है। और अयान को जो लड़की पसंद है वो हमारे ऑफिस में ही जॉब करती है और बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही बात कर चुके हैं और वो मान भी गए हैं। और जाहिर है मानते भी क्यों ना, हमें किस चीज़ की कमी है? बस अब यहाँ से थोड़ा दूर मैंने और अयान ने कुछ महीने पहले एक प्लॉट लिया था, वो हम सेट करवा देते हैं। अब आप शादी कर रहे हैं तो ठीक है, इस जुम्मे को नहीं, हमारी मीटिंग है एक बहुत ज़रूरी, अगले जुम्मे को सादगी से निकाह कर लेंगे और फिर हाल में कुछ ऑफिस वगैरह के ख़ास लोगों को इनवाइट करके वलीमे का फंक्शन रख लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, अयान ने भी इसकी तायद की। अच्छा, अब मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है, रेहान ने कहा। अरे यार, मुझे भी ले जाओ, अकेले घर में बोर हो जाता हूँ। ये कहते ही अयान भी साथ निकल गया, जबकि राशिद वहीं सोफे पे बैठा रह गया। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आया। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी थी।
बे इख्तियार ही राशिद को रिदा याद आई थी। वो सहन में खड़ा इस जगह को देख रहा था जहाँ बैठकर वो रात देर तक पढ़ती रहती थी। राशिद को दमा था, जब इसे एक बार खांसी का दौरा पड़ता तो वो रात को देर देर तक खांसता रहता। ऐसे वक्त में रिदा आके इसके पास खड़ी हो जाती और जब तक राशिद सो नहीं जाता वो वहीं रहती। पूरे घर में फैली खामोशी से तंग आकर वो भी घर से बाहर चला गया। अब जब तक अयान और रेहान ना आते तब तक वो बाहर ही रहता। रिदा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे दोनों भाइयों का निकाह था। वो लोग इस घर को भी छोड़कर चले गए, जाहद ने दुकान से आके बताया। रिदा को ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ इसका कोई अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, इसलिए खामोश ही रही। जबकि ज़ाहद को अपने भाइयों और अब्बू के रवैये के बारे में वो पहले ही बता चुकी थी, इसलिए इसने भी इस बारे में ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा। शादी के बाद 15 दिन तक तो अयान और रेहान दोनों अपनी बीवियों समेत घूमने फिरने में मसरूफ रहे और इसके बाद वो कब घर होते थे, कब भाई राशिद को कुछ पता ना होता। वो बस घर में ही चुपचाप पड़ा रहता। सुबह का वक्त था जब राशिद कमरे से बाहर नाश्ते के लिए आया। किचन की तरफ जाते जाते रेहान के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने इसके कदम जकड़ लिए। जहाँ रेहान की बीवी गुस्से से बोल रही थी, सारी रात खांसते रहते हैं, वो ना खुद चैन से सोते ना किसी और को सोने देते हैं। तुमने कहा था हम शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। मैं जल्द अज जल्द जाना चाहती हूँ यहाँ से। एक तो सारी रात इनके खांस खांस कर हमारी नींद खराब करते हैं और ऊपर से सुबह सवेरे नाजल हो जाते हैं नाश्ते के लिए। इनको इसी घर में रहने देते, क्यों ले आए इन्हें यहाँ। अरे यार, कैसे रहने देता इनको वहाँ। मैंने और अयान ने ये सारे इकदाम बहुत सोच समझ कर उठाए हैं। देखो, हमने ये सारा बिजनेस दुबई शिफ्ट करना है, घर लेना है। वहाँ पे इस सब के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, हम दोनों ने वो घर बेच दिया। अब यहाँ से जाएंगे तो फ्लैट भी बेच देंगे। तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो यार, हम दोनों ने तकरीबन आधा काम कर लिया है, बस कुछ दिन सब्र कर लो। अब सिर्फ कुछ दिन प्लीज, रेहान ने इल्तिजा की। अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ बर्दाश्त, लेकिन मैं पहले से बता रही हूँ ये हमारे साथ दुबई नहीं जाएंगे। इसने अपना फैसला सुनाया। क्या, लेकिन फिर वो कहाँ रहेंगे, रेहान ने पूछा। यहीं पाकिस्तान में मेरे बाबा के फ्रेंड हैं, इनका ओल्ड होम है, वहीं छोड़ जाना, बहुत ख्याल रखेंगे इनका वहाँ। मेरा यकीन करो, क्या ओल्ड होम नहीं, मैं अपने अब्बू को ओल्ड होम में नहीं छोड़ सकता, रेहान ने गुस्से से कहा। क्यों, क्यों नहीं छोड़ सकते इन्हें। हम इन्हें अपने साथ दुबई में कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे और अगर तुम इन्हें अपने साथ लेके जाओ तो फिर मैं नहीं जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा ठीक, वहाँ अगर इनका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो फिर सही है, अगले महीने यहाँ से जाते हुए इनको छोड़ जाएंगे। बाहर खड़े राशिद को अब अपने पैरों पे खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। वो दीवार का सहारा लिए कमरे में आ गया और अपने कमरे में मौजूद कुर्सी पे बैठकर इस वक्त वो सोच रहा था, मैंने अल्लाह से बेटे की ख्वाहिश की थी। मैंने सोचा था वो मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन इन दोनों बेटों ने तो मेरा आखिरी सहारा, मेरा घर भी छीन लिया। इन बेटों की खुशी के लिए मैंने बेटियों का हक भी इनसे छीन कर इन्हें दिया, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, मुझे ही बेघर कर रहे हैं। हाँ, बेटियों का हक, मैंने अपने बेटों का हक भी इनसे छीन लिया, कभी इनके साथ प्यार से बात नहीं की। ये इसी की सजा है राशिद, इसके ज़मीन ने इसे मलामत किया था। कांपते हाथों में चेहरा छुपाए इस वक्त वो बूढ़ा और कमज़ोर राशिद फूट फूट कर रो रहा था। यही होना चाहिए मेरे साथ, मैंने रब की रहमत को ठुकराया, मेरा अंजाम इससे भी बढ़कर होना चाहिए। वो इस वक्त बेतहाशा रो रहा था। रेहान और अयान का काम 1 महीने के बजाय 15 दिन में ही ख़त्म हो गया था और आज इन्हें दुबई जाना था। दोनों भाइयों ने मिलकर अब्बू से सुबह सवेरे बात करने का फैसला किया और इनके कमरे में दाखिल हो गए। अंदर राशिद जय नमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। वो इस सब से बाखबर था जो अब होने वाला था। आओ आओ बेटा दोनों, इसने दोनों को बुलाते हुए हाथ से इनके बैठने की जगह भी बनाई। अब हम दोनों को आपसे ज़रूरी बात करनी है। बात का आगाज अयान ने किया। हाँ बेटा, खामोश मत हो, बोलो क्या बात है।
ابو ہم دبئی جا رہے ہیں، میرا اور ایان کا بزنس وہاں سیٹ ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے آپ چل بھی نہیں سکتے صحیح سے۔ میری بیوی فائزہ کے والد کے دوست ہیں، ان کا اولڈ ہوم ہے، وہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ ریحان اور ایان دونوں بولتے جا رہے تھے جبکہ راشد خاموشی سے سن رہا تھا، اور آخر میں اس نے صرف یہی بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایان اور ریحان دونوں کی 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ 10 بجے کے قریب وہ دونوں راشد کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر خود چلے گئے۔ ریدا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی، ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں اب وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد مجھے آج دیر ہو جائے گی۔ اچھا کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ مجھے اور کچھ نرسوں کو سینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم چیک اپ کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ریدا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے فون کر دینا، میں وہیں آ جاؤں گا تمہیں لینے۔ جو آپ کا حکم، ریدا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے سٹاف کے ساتھ اس وقت ریدا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر پڑی۔ پہلے اسے لگا کہ شاید یہ اس کی نظر کا دھوکہ ہے، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ راشد اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ریدا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ریدا کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پہ ہیں، یہ کب سے آئے ہیں یہاں، اور ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے؟ ریدا نے پوچھا۔ اچھا، آپ ان انکل کی بات کر رہی ہیں، ان کا نام راشد ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ان کو 2 بیٹے ان کو یہاں چھوڑ کر خود دبئی چلے گئے، یہ بس ایسے ہی چپ ہیں جب سے آئے ہیں، اگر ان کو ہم خود کچھ کھلایا تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بس یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ریدا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو، ابو، ریدا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ریدا کی آواز سنتے ہی راشد نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو آپ یہاں کیسے؟ ابو اگر وہ دونوں چلے گیا میرے پاس آ جاتے، ریدا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔ راشد کی بات پر ریدا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی ریدا۔ اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو روانہ ہو گئے تھے۔ نہیں ہے میری کوئی بیٹی، مجھ جیسے انسان کی بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج یہاں اس حال میں ہوں، مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں سے محبت سے بات تک نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا حق، ان کا پیار نہیں دیا، نہ ہی اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے دینا بیٹیاں دینا، یہ سب تو اس رب کے ہاتھ میں ہے، مگر میں نے اس بات کو نہ سمجھا۔ میں تو سکینہ سے، اپنی بیٹیوں سے اپنے کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ کیسا بدنصیب باپ ہوں میں۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر چکا تھا۔ آس پاس کھڑے سب لوگ بھی ریدا اور راشد کے ساتھ رو رہے تھے۔ اچانک راشد نے ریدا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا میں ان سب سے تو معافی نہیں مانگ سکتا جو بہت دور جا چکے ہیں، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ نیچے زمین پر بیٹھ کر ریدا نے ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ ایسا مت کہیں ابو، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، میرا ساتھ چلیں ابو، پلیز میرے ساتھ چلیں میرے گھر۔ نہیں بیٹا، میں، ریدا نے ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دیا۔ ابو اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ جانا پڑے گا، میں اب آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، سمجھے آپ؟ دونوں باپ بیٹی رو رہے تھے، آس پاس موجود لوگ بھی دونوں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریدا نے زاہد کو فون کیا تھا، اس کے ساتھ اشفاق، ریدا کا سسر اور راشد کا دوست بھی آیا تھا، اور بہت پیار اور عزت کے ساتھ راشد کو اپنے ساتھ لے گئے۔
راشد کو اب سچ میں احساس ہوا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت ہیں۔